अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो अध्ययन कर सके और इन सब का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें और सारी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इन टेलीग्राम चैनल्स को भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट सेशन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो राजस्थान में जन जागृति आंदोलन की हमने चर्चा की, जिस क्रम में हमने जो है कहां तक पढ़ लिया था देखिएगा। इस क्रम में हमने जो है वो यहां तक चर्चा कर ली थी, ट्रेच कमीशन की हम चर्चा कर रहे थे और आज उससे आगे की जो है चर्चा हमें करनी है। यहां तक चर्चा की थी कि अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेच को जो है वो कार्य सौंपा गया और ट्रेच ने क्या किया, ट्रेच ने ये किया कि जितने भी राजस्थान की प्रमुख जो रियासतें थी वहां पर अपने अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जो है वो नियुक्त किया और उसके बाद इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप से राजस्थान का जो प्रशासन था उस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक गांव है, ठीक है, इस गांव के अंदर बहुत सारे घर हैं और इस गांव का जो मुखिया है वो ये चाहता है कि सारे घरों के अंदर जो है उसका ही चलती हो, यानी उसकी बात मानी जाए या उसका पूर्ण रूप से नियंत्रण हो। तो इन घर के अंदर मान लीजिए एक पद है, वो है गृह मंत्री का, या एक पद है जैसे कि कोई अर्थ व्यवस्था से जुड़ा हुआ पद है। हालांकि गांव मान लीजिए ये छोटे छोटे गांव है और इस इन सभी गांवों पर ये राज्य का जो मुखिया है वो अपना अधिकार चाहता है। तो इन सारे गांव का जो सरपंच है, इन सारे गांव के सरपंच किसको बना दिया, अपने आदमियों को बना दिया। जैसे मैं हूं और मैं चाहता हूं कि इन सभी गांवों पर मेरा अधिकार हो जाए, तो मैंने क्या किया, आपने 50 लोगों को बुलाकर और 50 लोगों को इन गांवों का क्या बना दिया, सरपंच बना दिया। तो मेरे लोग हैं तो वो मेरी बात तो मानेंगे ही। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी इसी प्रकार की रणनीति अपनाई। उन्होंने सभी रियासतों में, सभी राज्यों में राजस्थान के अपने अपने अधिकारियों को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया और जहां लोगों ने इस चीज का विरोध किया वहां पर पड़ोसी राज्य के जो लोग थे जो कि अंग्रेजों की तरफ थे उनको वहां पर जो है नियुक्त कर दिया और इस एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से अंग्रेजों ने जो है पूरे राज्य पर जो है अपना अधिकार कायम कर लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद जो है वो क्या होता है। देखिए इसके बाद की घटनाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे जिन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं था। यानी अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीय जो शिक्षित वर्ग था उसको तो नजरअंदाज कर रहे थे और अपने जो खास लोग थे, ऐसे भारतीय लोग जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे या फिर ऐसे अंग्रेज अधिकारी जो कि लंदन से आए हुए थे, उन्हीं को जो है वो क्या करते थे, उच्च पदों पर जो है वो कार्य देते थे। जैसे आपने एक मूवी देखी थी, केसरी मूवी देखी थी, उस केसरी मूवी के अंदर भी यही दिखाया गया था, अंग्रेजों की यह नीति दिखाई गई थी सेना में कि सेना के अंदर जो उच्च पद है उस पर किसी भी भारतीय सैनिक को नहीं जाने दिया जाता था और जो नीचे वाले पद है उस पे तो यानी काम करने वाले जो पद है उन पे भारतीय सैनिकों को रखा जाता था जिन्हें हार्ड वर्क करना पड़ता था और जो उच्च पद थे सेना में उस पे जो है अंग्रेज अधिकारियों को रखा जाता था। ये शुरुआती जो सीन था केसरी मूवी का उसमें आपको जो है दिखाया गया था। ठीक यही बाकी ये तो सेना का एक पार्ट दिखाया गया था, बट वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी जैसे आप जैसे युवा है, अब मान लीजिए हमारे राजस्थान के अंदर सरकार है, वो राजस्थान के युवाओं को तो नौकरी देना और अपने जो चहीते लोग हैं उनको नौकरी दे, प्लस दूसरे राज्यों से अपने जो है वो चहीते लोगों को बुला ले और इस प्रकार का अगर कार्य करे तो इसे क्या कहेंगे, एक तरीके से युवाओं को अवसर नहीं देना कहेंगे। परिणाम स्वरूप युवाओं के अंदर असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किए और जन आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किए। राजस्थान में अब तक नए युग का जो है सूत्रपात हुआ।
अब देखिए राजस्थान में प्रजा मंडलों की स्थापना कैसे हुई। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम है उसका पहला चरण है 1927 से लेकर, ठीक है, यानी 1927 से पहले का चरण, 1927 से पहले तक का चरण प्रथम भाग आता है। द्वितीय भाग में आता है 1927 से लेकर और 1938 तक का जो ये समय है लगभग 9 वर्ष का, ये आता है। और तीसरे भाग के अंदर आपका 1938 से लेकर और 1947 या 1949 तक का भाग जो हो आता है। तो इस तरीके से राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए इन तीनों भागों में क्या क्या हुआ इस पे ज्यादा चर्चा करते हैं। देखिए हमारे इस परिवार में ज्यादा बच्चे हैं नहीं और कक्षा जब लाइव होती है क्योंकि थोड़ी सी अनियमितता चल रही है जब तब भी ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे केवल बातें कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा और इस तरीके से पहले कुछ बच्चों को ब्लॉक किया जा चुका है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप पढ़ने आए हैं और आप पढ़ें, फालतू की बातें करेंगे, एक्स्ट्रा बातें करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अनब्लॉक नहीं होंगे, फिर आप केवल सेशन देख पाएंगे बट आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये तीनों चरणों की बात करते हैं। पहला जो चरण था उसमें क्या हुआ, सामाजिक और मानववादी समस्याओं का जो है यानी जो सामाजिक समस्याएं थी जिसमें समाज सुधार का कार्य किया गया। दूसरा जो चरण था, द्वितीय जो चरण था उसमें क्या किया गया, द्वितीय चरण में जो है 1927 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। और तीसरा जो चरण था उसके अंदर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ। यही क्वेश्चन सबसे मोस्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि वो देसी रियासतों के संग जो है वो आंदोलन में सहयोग करेगा। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने यह तय किया कि वो देसी राज्यों के संग मिलकर जो है वो संघर्ष करेगा और आंदोलन करेगा। तो ये है आपका 1938 का हरिपुरा अधिवेशन जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देसी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना की गई और राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन किए गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रजामंडल स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रजामंडल की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो कुछ लायबिलिटी रखती हो जनता के प्रति, अर्थात एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए जो जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझती हो। ठीक है, यह मुख्य उद्देश्य था। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व भी बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए थे, जैसे कि 1918 के अंदर जो है वो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई, 1918 में। 1919 के अंदर जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। 1920 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई और इस प्रकार जो है वो आंदोलन चलते रहे। बट प्रजामंडल की स्थापना शुरू होती है 1931 से। सर्वप्रथम प्रजामंडल की जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। इसका एक अलग से आपको जो है जब मैं 1 लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा इस चैप्टर नंबर 9 के, तो मैं आपको एक अलग से जो है वो टेबल बना के दूंगा। उस टेबल में सारे प्रजामंडल एक साथ आ जाएंगे। अभी हम केवल बुक में जो लिखे हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें थोड़े कम ही लिखे हैं, तो ये मत सोचना कि इतने ही प्रजामंडल बाकी है नहीं। जब आपको अभी 1 लाइनर क्वेश्चन शुरू करेंगे जैसे ही ये चैप्टर पूरा हो जाता है यानी ये बुक पूरी हो जाती है। तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की गई, परंतु इसने राजनीतिक कार्य यानी इसकी ये काम नहीं कर पाया। स्थापना 1931 में हो गई बट ये काम नहीं करता है। काम इसने कब शुरू किया, 1938 के अंदर। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है
कोटा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, अलवर में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 के अंदर होती है। 1939 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना से बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कोटा प्रजामंडल की स्थापना के 6 वर्ष बाद 1944 में होती है। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना मुंबई में हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई, इसीलिए दोबारा इसकी स्थापना की गई। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में की गई। ये कुछ प्रजामंडलों की स्थापना की यहाँ पर चर्चा की गई है। आइए जोधपुर में जन आंदोलन की चर्चा करते हैं कि जोधपुर में जन आंदोलन की शुरुआत किस तरीके से होती है। ठीक है, हम और चर्चा करेंगे प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में, और हम और चर्चा करेंगे एक टेबल के माध्यम से, जिसमें एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे प्रजामंडल बताऊंगा। लेकिन अभी जो बुक में लिखा हुआ है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। संतोष कुमारी जी, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मनोविज्ञान के 11 बजे से 12 बजे तक, मनोविज्ञान की डिटेल क्लास 3 से 4 बजे तक, एसएसटी आरबीएससी कक्षा 9 चल रही है, और रात को 9 से 10 बजे तक जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी चल रही है क्लास 6 to 10। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रजनी कुमारी जी कैसे हैं आप? नेक्स्ट देखिएगा, जैसलमेर की स्थापना की थी मीठालाल व्यास ने, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आयुष वर्मा की जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो मीठेलाल व्यास के द्वारा जोधपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से जो है प्रारंभ होता है। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में जन आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? तो जोधपुर से होती है। जनवरी 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर कब आए। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी गाइड में जो है वो नहीं मिलने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा इनको। कब आए थे? 1938, जनवरी 1938। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना ही देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया, तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरोध में आवाज उठाई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्याग पत्र दिए, तो जोधपुर के जयनान व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन आएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर देशी रियासतों के बिना पूछे अंग्रेजों के द्वारा उन्हें शामिल कर लिए जाने के कारण मारवाड़ के किस ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो जयनान व्यास जो थे वो इस समय सलाहकार परिषद के सदस्य थे सरकार में, और उन्होंने अपने पद से जो है वो क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। इसी कारण सरकार ने 29 मार्च 2040 को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जोधपुर लोक परिषद को कब जो है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था? तो जोधपुर लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1946 के अंदर। कब? 1946 के अंदर 29 मार्च को। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसमें प्रमुख थे जगदीश लाल, जोरावर मल, मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिक्टेटर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डिक्टेटर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। डिक्टेटर का अर्थ है क्रांति का या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता। इन नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें डिक्टेटर तुलसीदास राठी को
उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक एक करके लोक परिषद के तीनों डिटेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। जयनान व्यास ने मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर जो है वो एक सुबह प्रभात फेरी करने की एक जो परंपरा है, जिसमें हम अपने गांव, जैसे ये मान लो मेरा गांव है, ठीक है, इस गांव के चारों तरफ से सुबह मॉर्निंग में और भजन करते हुए प्रभात फेरी निकालते हैं, इसे प्रभात फेरी कहते हैं। तो कब 1942 में 18 अगस्त 1942 के अंदर जो है जयनान व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो है वो प्रभात फेरी निकाली और स्कूली छात्रों के साथ मिलकर निकाली और अंग्रेजों के विरुद्ध जो नारे लगाए। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उन पर पत्थर फेंके। इसमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी भी शामिल थी। उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी जो हो गीत गाए। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमा देवी, कृष्णा कुमारी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? जोधपुर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? तो ये भी जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है। आर्य समाज की कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका इस सभा में एक जोशीला भाषण भी देती है। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए। अक्टूबर 1946 को डाबरा कांड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डाबरा कांड किससे संबंधित है? और एक बहन ने हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हुए कहा कि सर आप ये बताएं कि डाबरा कांड नागौर में हुआ था या फिर ये मारवाड़ से संबंधित रखता है। तो इसमें दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सही है। देखिए जोधपुर जो है ये डाबरा कांड मारवाड़ के अंदर भी आता है और नागौर के अंदर भी आता है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाबरा कांड का संबंध है, ऑप्शन में आ रहा है नागौर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, तो आपको नागौर उत्तर सही करना है, क्योंकि वास्तव में हुआ कहां था? नागौर में हुआ था। अगर ऑप्शन में यह आता है कि डाबरा कांड का संबंध है मेवाड़ रियासत से, मारवाड़ रियासत से या बीकानेर रियासत से, तो आप क्या करोगे? मारवाड़ रियासत करोगे, क्योंकि ये नागौर भी किस में आता था? नागौर भी जो है वो मारवाड़ में ही आता था, तो इसीलिए मारवाड़ भी उत्तर सही है। और डीडवाना परगना के अंदर हुआ था, और डीडवाना परगना कहाँ आता है? नागौर में आता है। तो नागौर, डीडवाना, है ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना हुआ कहां था? ये डीडवाना में हुआ था। ये तीनों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए, आपके तीनों ऑप्शन ही सही है इसमें। तो तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन में क्या आ रहा है? आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो तय करोगे कि आपको उत्तर क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बट अच्छा मोस्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये डाबरा कांड, जिसमें डीडवाना के जागीरदार ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। होता क्या है कि डाबरा नामक गांव के अंदर कुछ लोक परिषद के सदस्य कुछ बैठक करने के लिए, मीटिंग करने के लिए इकट्ठा होते हैं, और इस डाबरा गांव के जो जागीरदार थे, जो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ लठेतों को भेजा वहां पर, और उन निर्दोष लोगों को जो कि बिना हथियार के थे उनको खूब ज्यादा से लाठी डंडों से पीटा गया। ठीक है, सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो सुबह 9 से 10 बजे होंगे। 2 दिन क्लास नहीं हुई, कल से क्लास होगी उसकी। इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना हुई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई जो है वो परवाह नहीं की। जून 1947 में
जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो जाता है और उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दी सीन किया जाता है, यानी गद्दी पर बिठाया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारत की आजादी के समय या राजस्थान की आजादी के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के कौन थे शासक? हनुमंत सिंह थे। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचारी को हटा दिया और अपने जागीरदार व रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल में बना लिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भारत सरकार में वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 में जयनारायण व्यास ने मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 में जोधपुर वृहत राजस्थान में जो है वो विलीन हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। हनुमंत सिंह ने जो है वो पाकिस्तान में भी मिलने का प्रयास किया था और इसीलिए जो है वीपी मेनन और सरदार पटेल ने इनको समझाया, तब जाकर ये जो है राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल भावा हो पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, बीकानेर जन आंदोलन। बीकानेर जन आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, आइए इस पे चर्चा हम करते हैं। देखिएगा, बीकानेर जन आंदोलन, बीकानेर के महाराजा जो थे वो कौन थे? गंगा सिंह, एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध चल रहा था उसमें समझौते के अंदर जो है वो काफी देशों के अंदर जो है प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। उन्होंने राज्य की व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट, नगर पालिका का निर्माण कर सुधार की भूमिका अदा की, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से जो है दबा दिया। बीकानेर की जन जागृति लाने वाले चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? बीकानेर में जन जागृति कौन लेके आया? तो गोपाल दास थे। और गोपाल दास का संबंध किससे था? हालांकि गोपाल दास का संबंध चूरू से था और चूरू भी जो है बीकानेर रियासत का ही पार्ट था। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को फंसा दिया। तो बीकानेर षड्यंत्र केस में किसे फंसाया गया था? स्वामी गोपाल दास व उनके सहयोगियों को, और जेल के अनेक यातनाएं दी गई। मघाराम वेद ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है कि मघाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहां पर की थी, या राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसके प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, राजस्थान के बाहर की गई थी, तो वो कौन सी थी? बीकानेर रियासत थी। और किसने की थी? मघाराम वेद ने। क्यों करनी पड़ी भाई, कलकत्ता में क्यों करनी पड़ी? इसका मुख्य कारण था कि यहाँ के जो शासक गंगा सिंह थे वो काफी ज्यादा जो है क्रूरता बरत रहे थे क्रांतिकारियों के साथ या आंदोलनकर्ताओं के साथ। बिल्कुल, बीकानेर में गंगा सिंह स्टेडियम है। तो यहां कलकत्ता में स्थापना होती है। 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद शार्दुल सिंह जो है वो राजा बने। पिता की तरह पुत्र भी दमन चक्कर चालू रखता है, परंतु 1947 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्यसभा और धार सभा की स्थापना जो है वो कर दी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का भी गठन किया गया था, है ना। आजादी के बाद जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की थी। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 को बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदन वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासन
शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार जो है बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं की एक सभा में घोषणा की कि वे नया संविधान स्वीकार करने के योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्रिपरिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य के दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका, प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधि के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दी। केंद्र के दबाव में के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करना पड़ा। अब क्या होता है, कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ होता है। 28 अप्रैल 1947 बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पनिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में, तो बीकानेर से कौन शामिल होते हैं, के.एम. पनिकर जो हो संविधान निर्मात्री सभा के अंदर जो हो अपना स्थान ग्रहण करते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी निवेशकों के समक्ष यह भी विकल्प था कि वो स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय जो है लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर की। देखो, बीकानेर के जो शासक थे उनकी एक शुरू से ही एक विशेषता रही है कि जब मुगलों से संधि करने की बात आई, हालांकि राजस्थान में सबसे पहले मुगलों के साथ संधि करने वाले और वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो कौन थे, जयपुर के शासक भारमल थे। लेकिन इसके बाद जब नागौर दरबार हुआ, यानी जब बात आई कि भाई मुगलों से संधि करनी है, तो बीकानेर के शासक ने तुरंत जाके मुगलों से संधि की। जब बात आई कि अंग्रेजों के साथ संधि करनी है, तो भी बीकानेर के शासक ने जो है तत्परता दिखाई। और जब बात आई कि भारत सरकार में शामिल होना है राजस्थान के एकीकरण में, तो भी बीकानेर शासक ने तुरंत, यानी बीकानेर के जो शासक थे वो बड़े ही समझदार टाइप के थे और ये हमेशा हवा के रुख के अनुसार अपने कार्यों का निर्णय लेते थे। यानी जिस प्रकार का माहौल होता था वैसा ही ये क्या कर लेते थे, तुरंत उसमें स्वीकार ये हो जाते थे। सारी बुक टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। जैसलमेर में जन आंदोलन। जैसलमेर एक ऐसा राज्य था जहां जन चेतना का नितांत अभाव था। देखो, जैसलमेर हमेशा से ही पिछड़ा रहा है। आप जैसलमेर के अंदर ज्यादा युद्ध नहीं देखोगे, जैसलमेर के अंदर ऊपर ज्यादा कोई आक्रमण नहीं हुए थे। हालांकि जैसलमेर का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है, लेकिन इसके बाद ना ही तो 1857 की क्रांति में जैसलमेर का कोई बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि सागरमल गोपा और कई क्रांतिकारी, जैसे सागरमल गोपा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज जैसी पुस्तकें लिखी और उनको अमानवीय यातनाएं देकर जो है जेल में मार दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपको जो है वो देखने को मिली। फिर भी जैसलमेर जो है शिक्षा के क्षेत्र में, आंदोलन के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में जो है हमेशा क्या रहा है, पिछड़ा रहा है। और यही कारण था कि जन चेतना में भी ये इसके अंदर अभाव था। इसका मूल कारण यही था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरु भाग था। कैसा था, मरु भाग था। यातायात के साधनों का अभाव था, संचार माध्यमों की विकसित नहीं हुए थे। यहाँ के राजा जन आकांक्षाओं को अधिक दबा के रखते थे। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में जो है प्रारंभ होता है। तो पहला प्यारा क्वेश्चन जो बनता है यहां से वो क्या बनता है कि जैसलमेर का प्रथम जो समाचार पत्र था वो कौन सा था। आप चाहे राजस्थान की कोई भी गाइड जो सबसे बेस्ट गाइड मानते हैं, आप ढूंढ लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन अगर मिल जाए तो, कि जैसलमेर का प्रथम समाचार पत्र, जैसलमेर से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, कौन सा था, विजय। कब प्रकाशित हुआ, 1920 में। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। विजय जो
समाचार पत्र था उसके। सागरमल गोपा ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जो जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल गोपा अपनी व्याथा का वृतांत निरंतर जयनान व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहते थे पत्र के माध्यम से। सागरमल गोपा 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही जलाकर मार दिए गए। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना का साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए स्थापना जोधपुर में की गई। तो यही सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? कहां की गई? जोधपुर में। और किसने की? किसने की? मीठालाल व्यास ने। 28 मई को जयनान व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जन भावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी वृद्ध राजस्थान में शामिल हो गया। मेवाड़ में जन आंदोलन की बात करते हैं। मेवाड़ के अंदर क्या घटनाएं घटती है देखिएगा। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले ही बिजोलिया सत्याग्रह, बिजोलिया शब्द था यहां पर, बिजोलिया सत्याग्रह और बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मेवाड़ के तत्कालिक प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इससे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां से करने लगे। मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1989 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली में जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातनाएं ही नहीं दी, अपितु मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा। नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से जो है वो होता है। इस अवसर पर आचार्य जेबी कृपलानी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कौन जो है वो पधारते हैं या कौन शामिल होते हैं। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जेबी कृपलानी किस प्रजामंडल के अधिवेशन में शामिल होते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी जो है मेवाड़ के प्रथम अधिवेशन में जो है आते हैं और आई और खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी इसमें किया गया। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखारिया को सौंपा गया। इस प्रकार मीना, भील, आदिवासियों के कल्याण कार्य में बलवंत सिंह मेहता ने भी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाया। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसके संबंधित नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है वो कहां पर होता है? उदयपुर में आयोजित किया जाता है, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो उदयपुर में आयोजित अधिवेशन की 7वें अधिवेशन की जो है वो अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हाँ, वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, 1 मिनट रुकिए ना, कहां लिखी थी वो बात? हाँ, 39 कर दीजिए यहाँ पर 39, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सो सॉरी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराजा के उत्तरदायी शासन की मांग का आंशिक रूप स्वीकार करते हुए मेवाड़ का नया संविधान दिया गया, जिसके प्रारूप के एम मुंशी ने तैयार किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मेवाड़ का संविधान किसने तैयार किया था? के एम मुंशी ने तैयार किया था। और स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलय हो जाता है। कोटा के जन आंदोलन की चर्चा करेंगे हम कल। कोटा का जन आंदोलन कल, ये तो यूनिट पूरी हो जाएगी और उसकी पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगी। कल ये यूनिट जो है वो
कंप्लीट हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कक्षा 9th और 10th जो है वो आप चाहे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो या आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, आपको ये जो 6 to 10th की हमारा राजस्थान वाली बुक है ये तो आप सबको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और ये बात भी हमेशा याद रखिएगा, अब की बार अधीनस्थ बोर्ड आपकी मुख्य परीक्षा करवाएगा और अधीनस्थ बोर्ड का जो जीके आता है वो थोड़ा सा गहराई से आता है। तो हमें जो राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक है इस टाइम में कहीं पर भी, तो वो है 6 to 10th हमारा राजस्थान। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि 6 से लेकर 10 तक की हमारा राजस्थान पुस्तक के आपको वन लाइनर क्वेश्चन फिर से करवाए जाएंगे, ताकि ये जो मुख्य एग्जाम है हमारा टारगेट, हम लिखते केवल रीट है, रीट 2022, लेकिन हमारा टारगेट है रीट की मुख्य परीक्षा जो कि अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप रीट प्री एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे, आपको मात्र किसी को 85 किसी को 90 नंबर लेके आने हैं, बट आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन का जो आधार रहेगा वो मुख्य परीक्षा ही रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। रात को 9 बजे मिलते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हंसते